हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचर्स टीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की जो लाइव क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। आप सभी की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड मैथमेटिक्स की क्लास लाइव हो चुकी है और सारी क्लासेस चल रही है। लेक्चर नंबर 7 होने वाला है आज के इस दिन। हम लोग लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो कि आपका यूनिट नंबर 1 है। इसका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे आज किसके बारे में बात करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल, जो कि n+l रूल बहुत फेमस प्रिंसिपल है और काफी बार पूछा जाता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आगे चलने से पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा आप सभी को कि आप सभी टीचर स्ट्रीम के ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करके रखें, जिससे आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो सभी कंटिन्यू चलती रहे और बीच में कोई भी प्रिपरेशन छूटने ना पाए। तो आप सभी टीचर्स टीम के ऐप को डाउनलोड करके रखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इस ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है चैट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। और जितनी भी बैचेस वगैरह होंगी, कंप्लीट क्लासेस होंगी, वो इसी ऐप पर ही होने वाली थी, इसलिए टीचर्स टीम के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, अभी डाउनलोड करें। आगे चलते हैं। अगर आप सभी हमसे ये पूरी की पूरी डेमो क्लास देखने के बाद संतुष्ट हो कि यस हाँ सर समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि छूट जा रहा है, तो आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की साथ में लाइव क्लास चल रही है। एक न्यू बैच स्टार्ट हुई है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स टोटल इसमें पढ़ाया जाने वाला है। कंप्लीट बुक की पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, इसमें क्रैश कोर्स भी इसमें अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, गेस्ट पेपर मिलेगा, संडे रिवीजन भी यहाँ पर रखा गया है। लाइव क्लास तो चलती ही है पर डे, और संडे रिवीजन भी इसमें रखा गया है, तो ये भी आप गौर से सुन लीजिए। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी रही है, तो उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली इस बैच पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को अपनी कंटिन्यू करिए। क्लास की टाइमिंग जो है शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रखिए। ये पर डे आपकी लाइव क्लास चलती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ सर मुझे इस टाइम पे फ्री नहीं है, या फिर इन केस आप में पैसों की वजह से भी नहीं ले सकता, तो उनके पास एक ऑप्शन है, तो आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो 1000 रुपीज की, जो कि बैच है आपकी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी भी लिंक डाल रखी है, तो उसकी भी बैच आप ले सकते हो। आगे चलिए बात कर लेते हैं बायो की क्लास के बारे में। तो बायो की क्लास भी आप ले सकते हो, ये भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। बायो की क्लास लाइव नहीं चल रही, लेकिन जितनी भी रिकॉर्डेड बैच है उसमें केमिस्ट्री की क्लास लाइव होने वाली है। फिर से सुन लो, केमिस्ट्री क्लास में इसमें लाइव कर दूंगा आपको, तो केमिस्ट्री क्लास इसमें लाइव होने वाली है। बाकी जूलॉजी, बॉटनी आप रिकॉर्डेड ही पढ़ पाओगे। भले ही फीस आप दे रहे हो रिकॉर्डेड बैच की, लेकिन आप कंप्लीट लाइव पढ़ पाओगे केमिस्ट्री की क्लास। तो इसकी भी अगेन वैलिडिटी 6 मंथ होने वाली है। एक बार 1000 रुपए पे करो, पूरे 6 महीने आराम से पढ़ो। आप ऑफलाइन में पढ़ने जाते हो 1500 रुपए देते हो पर मंथ 1500 रुपए, कम से कम 500 रुपए फीस है। यहां तक मैंने कितने ऐसे जगह पर देखा हुआ है कि 1000 रुपए पर सब्जेक्ट फीस लेते हैं, 3000 एक ही महीने में आप दे दोगे। यहां पर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो 2000 में कंप्लीट 6 महीने पढ़ते हो, और उससे ज्यादा फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उससे ज्यादा इससे ज्यादा आप क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था की गई है यहाँ पे, है ना, फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें बुक पीडीएफ भी मिल जाती है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाती है। जो क्लासेस आप एक बार पढ़ लिए हो उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, रिवाइज भी कराया जाता है संडे को। वन शॉट में लेक्चर्स अलग से दिए जाते हैं, क्या पढ़ोगे और, ठीक है, तो उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल एग्जैक्टली कहता क्या है, ये n+l रूल क्या होता है, इसके बारे में हम काफी अच्छी तरीके से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउ प्रिंसिपल। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसमें पहले देखेंगे ये कह क्या रहा है, इसमें ये देखेंगे कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। वो किस में फिल होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होते हैं। कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाएंगे, जिसकी ज्यादा एनर्जी उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ज्यादा एनर्जी तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें पहले फिल हो जाएंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विथ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल आर ऑक्युपाइड बिफोर
दोज विथ हायर एनर्जी लेवल। मतलब अबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले जाते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है। देखो, अवेलेबल एटम ऑर्बिटल विथ द लोएस्ट एनर्जी लेवल आर ऑक्युपाइड बिफोर द दोज विथ द हायर एनर्जी लेवल। मतलब जिनका एनर्जी लेवल कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल उसी में होंगे, उसके बाद जिसका ज्यादा होगा उसके बाद ही उसमें फिल होंगे। ये कौन बताता है बेटा? अबाउ प्रिंसिपल बताता था। इसमें n+ रूल के अनुसार भी इसमें फुलफिल किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। अब n+l रूल क्या होता है आगे यहां पर दिखा गया है, मैं बता ही दूं। ठीक है, समझते रहो, हमेशा समझ में आएगा आप सभी को। n+l रूल के बारे में बात कर लें। n+l रूल क्या होता है? n+l रूल क्या होता है? मान लो, ध्यान से देखो, मान लो हमने एक ले लिया 3p, है ना, 3p, और उसी के जस्ट हम पहले ले लेते हैं जैसे देखो यहां से 3p हमने ले लिया ना, एंड 3d भी ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसमें पहले फिल होंगे? अभी अगर यही पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे पहले किसमें फिल होंगे? इसमें n की वैल्यू 3 है और sp l की वैल्यू क्या हुई? 1, क्योंकि sp,d,f l की जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 होती है। p के लिए 1 होती है l की वैल्यू, d के लिए 2, f के लिए 3। याद रखना, कभी भूलना मत इसको। तो n+l क्या हुआ? 3 + 1 बराबर 4 आया। और इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ? n की वैल्यू आपकी 3 है एंड l की वैल्यू क्या है? sp,d 2 है। तो n+l की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो इसमें पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें बाद में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। जिसका n+l कम होगा, n+l जिसका कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। और जिसका n+l ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। अब आपके दिमाग में आता है कि सर n+l अगर बराबर हो जाए किसी दो संख्या की तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे बताओ? अगर बराबर हो जाए तो आप क्या करोगे? अच्छा जी, उसका भी ऑप्शन है, उसका भी ऑप्शन है। इधर देखो, जैसे मान लो 4s और 3d की बात की जाए, इसमें n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो n+l कितना हुआ? 4 हो गया। ठीक है, इसमें बात करें 3p लो, d नहीं, 3p लो, 3p लो। इसमें देखो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू sp 1 है। तो n+l किसका हुआ बेटा? 3 + 1 बराबर 4 ही आ गया ना। n+l इसमें भी 4 आ गया। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे? तो इस केस में जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जिसका n ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। इस बात को हमेशा तैयार रखिएगा, अपने दिमाग में समझ के रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम जिससे आपको ना आए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से समझ पाए। 2 ऑप्शन यहां पर समझाया गया आपको। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये फार्मूला आप देख पा रहे हो ना? ये फार्मूला आप देख पा रहे हो? दिख रहा है कि और बड़ा कर दें? दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अभी साफ साफ दिख रहा है? हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां से चलना हुआ 1s, फिर 2s,
2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, फिर आपका 5f 6d एंड 7p। ये पूरा का पूरा आपका मेथड हुआ। ठीक है, तो ये किस प्रकार से चल रहा है? इसी प्रकार तो चल रहा है, ये देख पा रहे हो ना, इसी प्रकार तो चल रहा है। इस बात को समझिएगा बहुत आसानी से, निशान भी लगाया गया है। ठीक है, पहले 1 में इसमें जाएगा, फिर 2s में, तब 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d, तब 4p, तब 5s, इस प्रकार से। और इसको बनाने का तरीका क्या है बेटा? बनाने का तरीका बहुत आसान है। देखो ये इस प्रकार से बनाते हैं, 1s 2s 3s 4s, याद करा रहा हूं मैं, याद करना, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s। वैसे इतना तक काम ही आता है, आप लिख लो 8s, बस काम नहीं आता है ना। उसके बाद एक कम कर दो इससे, मेरी बात को समझते जाना, बहुत आसान तरीका है। एक कम कर दो ऊपर से, एक नीचे से, फिर क्या हो जाएगा? 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p ना। अब फिर से एक एक कम कर दो, अब एक कम कर देंगे, 3d 4d 5d 6d। अब फिर से एक एक कम कर दो, 4f 5f। हुआ ना, हुआ ना? हाँ सर हो तो गया। अब इसको आप घुमा दो लाइन, ये देखो ये लाइन आ रही है इस प्रकार से, 2s, फिर 2p 3s, फिर आपका 3p 4s, फिर आपका 3d 4p 5s, फिर आपका 4d 5p 6s, फिर आपका 5d 6p 7s, फिर आपका 5f 6d 7p एंड 8s। ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था ना। कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे इसका? हाँ सर बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर। कैसे होगा? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? मैक्सिमम 2। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते ना यार, ऐसे तो 1 2 3 4 5। इसमें एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितने होंगे? 10। और एफ में कितने रह सकते हैं? 14। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कैसा है? पहले क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना, फिर आपका 4p6 5s2 4d10 5p6 और फिर 6s2 एंड 4f15 और फिर आता है आपका 5d10 6p6 और 7s2 और आपका 5f14 और फिर आपका 6d10 एंड 7p6 एंड 8s2। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं होती ना, काम आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। बोलो बेटा समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अब सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे? जैसे ऑक्सीजन मान लो 16 दे दिया गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तुम्हें 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरोगे? 1s2 2s2 8 होता है ना। कहाँ चल रहा है सर एटॉमिक मॉडर्न, वो कहाँ लिख रहे हो एटॉमिक वेट? 1s2 2s2 2p, देखो 2 2 4 हो गए, यहाँ पर 4 और बच गया, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। मान लो तुम्हें किसका भरना है? मान लो तुम्हें किसका भरना है? मान लो भरना है किसका? पोटेशियम का 19 हो गया है ना। क्या करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6 2 2 4 6 4 10 10 6 16 17 18 एंड 3p के बाद आता है 4s 4s 1। ये बन गया आपका। ठीक है, ये बन गया आपका। क्लियर है? इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे।
बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है, साइलेंट फीचर ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल का कुछ फीचर्स यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लोएस्ट। इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, जैसे एस की एनर्जी कम, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, तब एफ की, इस प्रकार से होती। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे गए, एस में भरे गए। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स इंटर द ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी ओनली व्हेन ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी हैव बीन कंप्लीटली फिल्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में तभी जाएंगे यदि वो लोअर एनर्जी में कंप्लीट फिल कर दिए गए हों, तभी वो हायर एनर्जी में जाएंगे, तभी वो हायर एनर्जी में जाएंगे। ठीक है। The order in which the energy of orbital increases can be determined with the help of n+l rule। एनर्जी की जो इंक्रीजमेंट होती है वो किसके अनुसार की जाती है, n+l रूल के अनुसार। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n+l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। सिंपल बात है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि n जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसके लिए n की वैल्यू ज्यादा थी। मतलब आप याद रखिए जब मैं पढ़ा रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहां पे बताया था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे एजीमुथल में भी था कि एजीमुथल नंबर की अगर वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, तो भी आपकी एनर्जी बढ़ रही थी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एनर्जी तो बढ़ेगी ही ना। तो n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम, n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। वेयर द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिटल। जहां पर n+ और l क्या है, ये सभी एनर्जी लेवल को बताते हैं। n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। लोअर n+l वैल्यू करस्पॉन्ड टू लोअर ऑर्बिटल एनर्जी। n+l की वैल्यू कम है, वही जो मैंने बताया अपने मुखार बिंदु से, वही चीज इसमें लिखी गई है कि n+l की वैल्यू कम, मतलब कम एनर्जी है, लोअर ऑर्बिटल एनर्जी है। इफ टू ऑर्बिटल शेयर इक्वल n+l वैल्यू, अगर किसी भी दो ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू समान आती है, द ऑर्बिटल विद द लोअर n वैल्यू इज सेट टू लोअर एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। अगर किसी भी n+l की वैल्यू दो की समान आती है, जैसे मैंने दिखाया कि इसका 4s और 3p है ना, 4s और 3p, इसी को दिखाया था ना, 4s और 3p। तो n+l की वैल्यू अगर हमारी समान होती है तो हम उसकी एनर्जी कम मानेंगे जिसकी n की वैल्यू कम है। जैसे 3p की वैल्यू कम है, 3n की वैल्यू कम है, तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, उसके बाद हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, तब n पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको शुरुआत में बता दिया है ना। The order in which the orbital is filled with the electron 1s 2s 2p 3s 3p so on, मैंने जैसे कि अभी भी करके आपको दिखाया। ठीक ठीक, वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ अभी सही, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आई थिंक आप सभी को यहाँ तक काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो चलो जी, चलो जी। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, देख लो। एक्सेप्शन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी हो जाती है ना। मैं अभी चश्मा नहीं लगाऊं, अपना वाला चश्मा लगाऊं तो अच्छा। अरे सर चश्मा नहीं लगा, आपको काहे भगाते हो। चलो देखो, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज AR, है ना। 3D मतलब आर्गन, आर्गन क्यों लिखे हैं, क्योंकि 18 हम पहले लिख लेते हैं, आर्गन पहले लिखते हैं, हमें थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है। तो आर्गन एक मानक मान लिया 18 तक हो गया तो आर्गन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद का 3D करके हम दिखा देते हैं। क्रोमियम का जो आता है वो लास्ट में देखो 3d5 4s1 मिलता है एंड नॉट 3d4 4s2 मिलता है ना। As suggested by above principle, जैसे कि सजेस्टेड किया गया था above principle के द्वारा, अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। This exception is attributed to several factors such as increased stability provided by half filled and full filled substance। जैसे कि मैंने बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे देखो देखो बेटा, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 24। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 24, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 24। अब आर्गन अगर रख दिया जाए, आर्गन आगे रख दिया गया, है ना, आर्गन आगे रख दिया गया,
इसका 18 तो ऑलरेडी हो जाता है, 18 तो ऑलरेडी इसका हो जाता है। अब देखो इनटू में 3d4 और 4s2 है ना, मैं शुरुआत से बता दूं नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस प्रकार से आपका होता है। अब काउंट कर लो, देखो बेटा काउंट कर लो, काउंट कर लो। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 यहां तक तो आर्गन कंप्लीट करता है। 18 19 20 4 24 3d4 होना चाहिए था इसके अनुसार, है ना, इसके अनुसार। इन्होंने बताया था कि एनर्जी किसकी कम है, इसकी कम है ना 4s की। n+l इसके लिए 4 आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे उसके बाद इसमें भरे जाएंगे। आप बाउ के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए। बट एग्जैक्टली जब देखा गया बेटा, एग्जैक्टली देखा गया 24, मेरी बात समझना, एग्जैक्टली जब देखा गया वो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 मिल गया एंड 3d5 मिल गया। ऐसा क्यों मिला, ये एक्सेप्शन बन गई। तुम कॉपर का देखोगे फिर भी वही निकल कर आता 30, वही सेम चीज, उसमें फुल फील्ड होता है, उसमें फुल फील्ड होता है, डी में 10 तक जाता है, इसलिए 4s1 उसमें भी मिल जाता है। बात समझ रहे हो मेरी, बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो अगर यहां पर ध्यान देना 3d5 क्यों गया यहां पे, 3d5 क्यों गया, क्यों गया जल्दी बताओ। क्योंकि इसमें आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो इन्होंने बताया हुआ था आप बाउ ने, फोर एस यहां बना लो और 3d यहां बना लो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों का फुलफिल करो। यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, डी में 4, 1 2 3 4। और जो इन्होंने बताया मतलब जो एग्जैक्टली होता है 4s का इधर बना लो और 3d का इधर बना लो, 1 2 3 4 5। जब इलेक्ट्रॉनों का फुलफिल किया गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। यहां पर देखो ये हाफ फील्ड बना रहा है, ये क्या बना रहा है बेटा, ये हाफ फील्ड बना रहा है, हाफ फील्ड। ये मोर स्टेबल होता है बेटा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं इधर दिखा दूं, फुल फील्ड जो होता है, फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है, तब उसके बाद वैकेंट जो होते हैं, वैकेंट फील्ड जो होते हैं, है ना, इस प्रकार से लिखते हैं, जो पूरे के पूरे ना भरे गए हो। तो हाफ फील्ड दिखा, यहां पर देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, है ना। अगर इसको अगर देखा जाए तो ये कम स्टेबल होता है, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें भेज दिया जाए तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, और सभी अपने एलिमेंट हमेशा अपने स्टेबल स्टेट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए वो ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी जॉब कहीं लगी नहीं, अभी बच्चे हो पढ़ रहे हो ना, ठीक है, मान लो पढ़ने गए, तुम कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए, मान लो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे जो रूम ले रखा है रूम से 10 किलोमीटर दूर है, पर डे तुम्हें 10 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है। हाँ सर, अब तुम्हें कोई रूम मिल रहा है उसके 1 किलोमीटर पर, तुम कौन सा प्रीफर करना चाहोगे? वो 1 किलोमीटर वाला रूम। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, 1 किलोमीटर है, पैदल भी चलते पहुंच जाओगे। 500 मीटर पे मान लो मिल रहा है, वो रहा कॉलेज दिख रहा है, सुबह उठे पहुंच गए। तुम क्या होना चाहते हो? स्टेबल। स्टेबल तुम क्या प्रेफरेंस करोगे? वो 500 मीटर दूर वाला रूम, कि मुझे तो वही रूम ले लेना चाहिए, यहां से जाने में मुझे दिक्कत होती। तो वैसे ये वाला कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर ये फेल हो जाता था। ये सारी एक्सेप्शंस यहां पर अवेल होते हैं। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो हमको, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता दियो। ठीक, ठीक है, आगे चले, आगे चले। लिमिटेशन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन इन्होंने बताया था कि द अबाउ कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ
एटम ऑन आयोनाइजेशन, मतलब कोई एटम अगर आयोनाइजेशन है तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में सफल नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। कौन? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, मतलब उसके ऊपर आयन है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, मतलब ये केटायन हो चाहे एनायन हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। कौन? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, फेल हो गया था। मतलब मैं बताता हूं, जैसे तुम मान लो O-2 दिखा रहा है माना तौर पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, देख बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 16, और ये दिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, कितना बचे? 6 4 10 10 2 12 4 3p4, है ना? ये मैं क्या ही बना रहा हूँ सर, ऑक्सीजन 8 होता है, मेरे दिमाग में आज 16 कहाँ से चल रहा है? 3p4, आज मेरा दिमाग में 16 ही चल रहा है। मैं कितनी बार लिख चुका ऑक्सीजन को 16, है ना? 1s2 2s2 2p4। लेकिन ऑक्सीजन मान लो -2 दिखा रहा है तो भी जिसका है तो 8 ही एटॉमिक नंबर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया किसमें डाला? वो देखो ये 1s2 2s2 2p, ये हो जाना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 अभी फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन अब यहां बात आ जाती है लिगेंड की। 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 यहां पर आता है, या देखो 2p4, और फिर आ जाता है ये देखो यहां पर 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, यस पर आ गए, जबकि आना चाहिए था यहां पर p पर, क्योंकि p अभी फुलफिल नहीं हुआ है। p पर 4 का मतलब है ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, अभी 2 यहां पर बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर फुलफिल होंगे तब तो आगे जाना चाहिए। कौन बताया? ऑफ-बाउ ने बताया। लेकिन आया किस पे? जब इन्होंने आयन दिखाया तो 3s2 आया। ऐसे देने के लिए भी कब किस में से कौन सा दे रहा है उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाई। अब यहां पर बात आ जाती है लिगेंड की। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है तो ये इसमें डालेगा, मेरी बात को समझना, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, जैसे तुम ही अगर मान लो स्ट्रॉन्ग हो तो अपने मन से काम कराओगे। मैं स्ट्रॉन्ग हूं, है ना? नहीं, मैं अगर क्लास में मैं पढ़ाने आया हूं टीचर, मैं स्ट्रॉन्ग टीचर हूं। स्ट्रॉन्ग टीचर का मतलब सख्त हूं, खतरनाक वाला मास्टर, तो मैं जिस बच्चे को जहां कहूंगा वो उधर ही बैठेगा, नहीं तो मैं मारपीट दूंगा उसको, है ना? बच्चा डरेगा। अगर मुझसे बच्चा ना डरा होता, हाँ ठीक है कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, तो वो अपने मन का करेगा, वो आएगा जहां मन होगा वहां बैठ जाएगा, जहां उसको अच्छा लगेगा। तो इसको भी अच्छा लगा कि बाहर वाले तो पूरे खाली हैं, क्या जरूरत इसमें आने की, क्योंकि ये रिपेल करेंगे। अरे भाई इसका इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो कहेंगे अरे ना ना बाबा इधर काहे को आता जी, तो वो कहेगा ये तो खाली, इधर ही बैठ जाओ, छोड़ो इनको, क्या ही फर्क पड़ता, क्यों झगड़ा करे। तो 3s2 में बढ़ गया। लेकिन ऑफ-बाउ ने ऐसा नहीं बोला। ऑफ-बाउ ने क्या बोला कि फुलफिल तभी होंगे। फुलफिल कौन होना चाहिए था? ये लोअर इलेक्ट्रॉन, जो लोअर ऑर्बिटल है वो फिर पहले फुलफिल हो जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, तब ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, तभी हायर एनर्जी में जाएगा। बोलो बोलो। अब भले इसका n+l 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू तो छोटी इसकी है ना, तो एनर्जी इसकी छोटी हुई ना, समझ लो ना क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर वीक होगा बेटा, वीक लिगेंड हुआ, वीक लिगेंड हुआ तो अपना ये अलग से इलेक्ट्रॉन बनाएगा और यहां पर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तब ये इसमें भेजता है। इसके बारे में इन्होंने जब थियरी दी लिगेंड के बारे में कुछ बता ही नहीं पाया कि सर लिगेंड होता क्या है। जब हम लिगेंड पढ़ेंगे तब इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इन्होंने ये आयोनाइजेशन, मतलब जिसके ऊपर आयन है, चाहे माइनस आयन हो चाहे वो प्लस आयन हो, प्लस होगा तो केटायन होगा, माइनस होगा तो एनायन होगा, एनायन हो या फिर केटायन हो, उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं कर पाई थी। मतलब इट्स फेल टू एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने में इन्होंने इनकी थियरी फेल हो गई थी। ठीक है बेटा, अब बात आती है नेक्स्ट, दैट योर although n-1 into d subcell जो है and ns subcell lie quite close together, yet the former is somewhat higher in energy, somewhat higher in energy। ठीक है,
और ये वही चीज है, ये वही चीज है यहाँ पर वो लिख लिया था, ये वही चीज है जो मैंने क्रोमियम का एग्जाम्पल बताया। क्रोमियम का एग्जाम्पल देखा आपने ना, क्रोमियम का एग्जाम्पल देखा ना आपने, क्रोमियम का एग्जाम्पल देखा ना आपने कि क्रोमियम का मिला क्या बेटा, आर्गन, और इसके अनुसार 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, आर्गन ये 3d5 और 4s1 रह जाता है, 4s1 रह जाता है। ये इसको बताने में भी फेल हो गए थे, ये भी इनकी लिमिटेशन थी, ये भी इनकी लिमिटेशन थी, जो कि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया इसको, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया इसको। चलो बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, किसी के बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर द एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, देख रहे हो ना, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका द एंड होता हुआ पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, समझो ध्यान से। कल हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। चैप्टर नंबर 2 क्या है, ये हो गया ना। चलो चैप्टर नंबर 2 क्या है मैं लिख देता हूं, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए, ठीक है, बाय बाय।